ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जिसमें हमारे पास था कि जो भी आपके पास इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्रैक्टेड रे के साइन के वो हमेशा रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने स्नेल्स लॉ को पढ़ा था और नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने देखी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसको फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, इसमें कहा गया कि एरिया ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास सरफेस at angle of incident is 30 degree. If the refractive index of glass is this, the find the angle of the refraction. सिंपली आप लोगों के पास क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है और साथ में आप लोगों के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास का, दैट इज़ ये आपके पास। तो आप लोगों ने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे आप लोगों के पास इस इक्वेशन में साइन ऑफ आई आपके पास है, एन आपके पास है और आर आप लोगों ने फाइंड करना है। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को पुट करेंगे इसके अंदर। एन की जगह आप लोगों ने एन की वैल्यू लगा दी, साइन ऑफ आर आप लोगों ने फाइंड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ 30 डिग्री है। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको रीअरेंज कर ले, रीअरेंज किया है और साइन ऑफ आर को एक साइड पे रखा है और दूसरी साइड पे आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे आपके पास आर है, यहाँ पे ये साइन है, दूसरी साइड पे जाके ये साइन इन्वर्स हो जाएगा और साइन इन्वर्स ऑफ 0.33 किसकी इक्वल हो जाएगा 19.3 डिग्री। तो आप लोगों के पास क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट भी गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन था ग्लास का, जहाँ से आपकी जो रे है वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो आप लोगों के पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों को पता है कि जब भी लाइट एंटर होती है किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो ये क्या करती है कि जो नॉर्मल होता है उससे जो नॉर्मल पाथ होता है उससे बेंड कर जाती है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या करेंगे कि हम अपने इंसिडेंट एंगल को, यानी कि जिस एंगल के ऊपर जो आपकी रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, डेंसर के तौर पे हम लोगों ने ग्लास को लिया है और रेयर के तौर पे हम लोगों ने एयर को लिया है। ठीक है। तो आप लोग डेंसर मीडियम में जो रे है उसको इंसिडेंट करा रहे हैं और उसका एंगल ये वाला जो है वो इंसिडेंट एंगल है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। उस इंसिडेंट एंगल को आप लोगों ने इतना बढ़ा दिया है कि जब आपके पास दूसरे मीडियम की तरफ जा रहा है जो आपकी रे, तो बजाय इसके कि दूसरे मीडियम में से इस तरह करके बेंड कर जाए, बल्कि वो टोटली नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले। ठीक है। ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे है और आप लोगों ने इसके इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ाया है कि आपकी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बजाय इसके कि दूसरे मीडियम में यहाँ चल के इस तरह करके अपने पाथ से बेंड कर जाए, बल्कि ये क्या कर रही है, यहाँ पे सीधा जो आपका नॉर्मल है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और मीडियम में इस साइड पे बेंड कर गई है। ठीक हो गया। तो इस तरह का जो काम, जिसमें यहाँ पे आपके पास इंसिडेंट रे आप लोगों ने इंसिडेंट कराई, इस एंगल पे इंसिडेंट कराई कि आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सीधी स्ट्रेट चली गई और उसने नॉर्मल के साथ जो है वो एंगल 90 डिग्री बना लिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका से कह लें कि आप वो 90 डिग्री बन गया। तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है, उसको फिर आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है। इतना ज़्यादा इंसिडेंट एंगल आप लोगों ने दिया है कि यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज सीधी चली गई है और नॉर्मल के साथ उसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। तो जहाँ पे जो आपके पास इंसिडेंट एंगल होगा उसको अब आप इंसिडेंट एंगल नहीं बल्कि क्रिटिकल एंगल के नाम दोगे, और वो ओनली केस तब होगा जब आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। उसके बाद यही मतलब है कि अगर आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि इसी तरह इस साइड पे इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। रिफ्लेक्टेड होने का क्या मतलब है कि पहले इंसिडेंट थी, दूसरे मीडियम में जाके बेंड हो गई, फिर आप लोगों ने इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ाया कि ये बिल्कुल रिफ्लेक्टेड स्ट्रेट हो गई। अब जब आप इसको और बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली ये और इस साइड पे आना शुरू हो जाएगी, जब और ये इस साइड पे आना शुरू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं रहेगा, बल्कि ये किस में चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड में। ठीक हो गया। जब ये रिफ्लेक्टेड एंगल या इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाता है तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि डेंसर से रियर मीडियम में इस एंगल के ऊपर आपके पास रे इंसिडेंट है कि वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही बल्कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस तरह के फिनोमेना को आप लोग कहते हैं कि ये क्या है, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। सो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है। एग्जांपल में आप लोगों को बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इफ़ रिफ्रैक्टेड एंगल इज़ 90 डिग्री। ठीक हो गया। आपके पास क्या हुआ है कि आप लोगों ने ये क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्टेड एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1.33। सिमिलरली आप उसी स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे। साइन ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू n। अब आप लोगों ने फाइंड करना है, ये तो आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल है, आप लोगों ने इंसिडेंट एंगल को फाइंड करना है। सो आप इसको रीअरेंज करेंगे, साइन ऑफ इंसिडेंट इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब आप लोगों ने रिफ्रैक्शन की जगह 90 लगा दिया है, तो आपके पास साइन एन आई इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया है। अब आप लोगों ने n की वैल्यू लगाई है, मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, तो आपको पता चल गया कि क्रिटिकल एंगल आपका क्या है, 48.8 डिग्री। ये जो आप लोगों ने क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लिया है, इसका मतलब ये है कि आप इस इंसिडेंट रे को 48.8 डिग्री के ऊपर जब इंसिडेंट कराएंगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अपने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। सो आप लोगों ने यहाँ पे वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है जो ऑप्टिकल ग्लास से मिलके बनी होती है, और उसकी ये जो दो सरफेसेस होती हैं ये क्या होती हैं, पॉलिश्ड होती हैं। पॉलिश्ड होती हैं कि मतलब बिल्कुल स्मूथ होती हैं, और ऑब्वियसली ये सरफेसेस भी क्या हैं, इंक्लाइंड हैं। जब ये इंक्लाइन है तो इनका यहाँ पे नॉर्मल इस तरह करके बनेगा, यानी कि जब इसको आप सीधा करेंगे तो जो इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। अब आपके पास क्या है कि आपके पास जो एक प्रिज्म है उसको आप लोगों ने रख दिया, नॉर्मल इनके सरफेसेस के इस तरह हो गया, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल नहीं लग रहा, लेकिन अगर इस सरफेस के रिस्पेक्ट से देखें तो आपके पास ये क्या है, नॉर्मल है। सो आपके पास क्या होता है कि जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है कि इसके अंदर जो रे इंसिडेंट कराई जाती है या जो इमर्जेंट रे होती है उसके पाथ को डेविएट कर देता है। ठीक है, डेविएट कैसे करता है वो हम देखते हैं। आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे आई है, यहाँ से नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रही है जिसको आप कह रहे हैं कि पीई आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे है। जब ये इंसिडेंट रे आई है, यहाँ से प्रिज्म के साथ टकराई है, और यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है कि अंदर जाके प्रिज्म की ये बेंड हो गई है और बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। जब प्रिज्म के अंदर जाके ये बेंड हो गई है, स्ट्रेट हो गई है ई एफ, तो इसको हम कहते हैं, अब ये हमारे पास क्या है, इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे अब क्या करेगी कि जब यहाँ से आप लोगों के पास फेस जो आपका ये है प्रिज्म का, यहाँ से जब ये बाहर जाएगी तो अब इसके अपने रास्ते से डेविएट कर चुकी है। होना तो ये चाहिए था कि ये जैसे ही यहाँ से गई फिर यहाँ से इसका पाथ ये होना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन इसने क्या किया है कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन इसकी इस तरह की हुई है कि ये अपने पाथ से डेविएट कर रही गई है, और इसने नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया है जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और इस केस के लिए भी आपके पास जो स्नेल्स लॉ है वो क्या है, ट्रू है, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं।